पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर, संस्कृती मंत्रालय भारत सरकार आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालय मुंबई, सांस्कृतिक कार्य विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित नृत्यांजली. नमस्कार, मी पूर्वी भावे. नृत्यावरती मनापासून प्रेम करणाऱ्या सर्व रसिकांचं नृत्यांजली या अत्यंत आगळ्या वेगळ्या मालिकेमध्ये मी मनपूर्वक स्वागत करते. पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालय महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आचार्य गुरु पार्वती कुमार यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आपण ही मालिका अनुभवतोय. आजच्या आपल्या भागामध्ये आपण मणिपुरी या अत्यंत सुंदर अशा नृत्य प्रकाराबद्दल माहिती घेणार आहोत आणि त्यासाठी आपल्या सोबत असणार आहेत सुप्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना आणि गुरु पद्मश्री दर्शनाबेन झवेरी. खरं तर दर्शनाबेन यांच्याबद्दल बोलावं तितकं कमी आहे. मणिपुरी ही अत्यंत आगळी वेगळी अशी नृत्य शैली मणिपूरच्या देवळातनं संपूर्ण देशभरामध्ये पसरवण्यासाठी ज्यांचा महत्वाचा वाटा आहे त्या झवेरी सिस्टर्स पैकी एक म्हणजे दर्शनाबेन झवेरी. त्यांनी अत्यंत महत्वाचं योगदान मणिपुरी नृत्याच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी दिलेलं आहे आणि त्यानिमित्त त्यांना कालिदास पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमीचा सन्माननीय असा सन्मान आणि त्याचबरोबर भारत सरकारची पद्मश्री असे अत्युच्च पुरस्कार मिळालेले आहेत. पुन्हा एकदा दर्शनाबेन झवेरी यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. दर्शनाबेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग दिस इंटरव्यू. धन्यवाद. नमस्कार रसिकजन, मी दर्शना झवेरी, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाची आभारी आहे. मला अतिशय आनंद होत आहे की आचार्य गुरु पार्वती कुमार यांची जन्मशताब्दी सोहळ्यानिमित्त सर्व शास्त्रीय नृत्याचा संवाद आयोजित केलेला आहे. माझ्या गेल्या 60 वर्षाचे मणिपुरी नृत्य क्षेत्रातील प्रचार, प्रसार आणि संरक्षण याच्या योगदानाबद्दल रसिकांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली, त्याचा मला अत्यंत आनंद आहे. धन्यवाद दर्शनाबेन. आम्हाला सुद्धा अत्यंत आनंद आहे आणि अभिमान वाटतोय की तुम्ही या कार्यक्रमामध्ये आमच्याशी संवाद साधायला सहभागी झालेला आहात आणि तुमचं या क्षेत्रातलं काम खरोखरच खूप मोठं आहे. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे दर्शनाबेन गुजराती, बंगाली या भाषा अतिशय सुंदर बोलतात. मराठी भाषा सुद्धा त्यांना उत्तम समजते, पण मराठी ही त्यांची नेहमीची बोलीभाषा नाहीये. त्यामुळे आजच्या कार्यक्रमामध्ये त्या हिंदीतून बोलतील तर मी थोडंसं मराठीत सांगण्याचा प्रयत्न करेन, पण प्रामुख्याने त्यांचा संवाद हिंदीतून असेल. तर दर्शनाबेन, आपण सुरुवात करूया. खरं तर मणिपूरची ही जी प्राचीन कला आहे मणिपुरी नृत्याची, सुरुवातीला अर्थातच ती फक्त मंदिरांमध्ये सादर केली जायची आणि हळूहळू संपूर्ण देशभरामध्ये याचा प्रचार आणि प्रसार झाला. यामध्ये खूप वेगवेगळे प्रकारही आहेत, वेगवेगळ्या अंतर्गत शैली आहेत. तर या सगळ्याबद्दल आपण जाणून घेऊच, पण मुळात मणिपुरी नृत्याचा उगम आणि इतिहास याबद्दल आम्हाला सांगाल का? मणिपुरी नृत्य का उगम स्थान मणिपुर, जो भारत के उत्तर पूर्व एक छोटा सा प्रांत है, वहाँ के लोग, मणिपुरी लोग अत्यंत शांति प्रिय, धर्म प्रिय और कला प्रिय है और वर्षों से 2000 साल से वहाँ से नृत्य संगीत चला आया है. इन लोग का जो प्राचीन धर्म है उसमें वन देवता की पूजा, गृह देवता की पूजा और पूर्वजों की एंसेस्टर वर्शिप, वो लाई हरौबा उत्सव में माईबी अर्थात देवदासियां नृत्य के द्वारा वो पूजा करती है और नृत्य करती है. ये लाई हरौबा उत्सव अप्रैल मई मास में 15-20 दिन तक चलता है और उसमें सब माईबी मुख्य देवदासियां होती है और माईबा पुरुष माईबा रिचुअल्स करते हैं.
माने धर्म क्रिया बहुत है, सब क्रियाकांड बहुत है, रिचुअल्स। और समाज के स्त्रियां वो सब भाग भी लेती है। माई भी मुख्य है, किंतु समाज की स्त्रियां आज 8 साल से लेकर 80 साल की स्त्रियां माई भी प्रोसेशन में आगे जो करती है मुद्रा, क्योंकि माई भी सृष्टि की उत्पत्ति का नृत्य द्वारा, माने मनुष्य का जन्म, मनुष्य का शरीर की उत्पत्ति, मनुष्य के विविध कार्यों जैसे कि घर बनाना, कपड़ा बुनना और फिशिंग, मछली पकड़ना, अपना खेती करना, ये सब नृत्य द्वारा करती है। और माईबिया लीड करती है प्रोसेशन। ये लाई हरोबा उत्सव में आखिरी में उसके साथ साथ एक परंपरागत मार्शल आर्ट्स माने भाला और तलवार, थांगता बोलते हैं, थांग माने तलवार और ता माने भाला तलवार का नर्तन, वो भी बहुत ही नियमबद्ध है और आज तक वो चला आया है। तो वो भी होता है मार्शल आर्ट्स। अभी 300 वर्ष के पूर्व मणिपुरियों ने गौड़ीय वैष्णव धर्म, जो चैतन्य महाप्रभु प्रणीत गौड़ीय वैष्णव धर्म जिसमें राधा कृष्ण की भक्ति होती है, तो वो अपनाया। एक उसको राजा भाग्यचंद्र ने उसको राज्य धर्म करके स्वीकारा, अंगीकार किया। और धर्म के साथ जो वहां के अपने पुराण प्राचीन पुराण, भागवत पुराण के पुराण, ब्रह्म पुराण, वो उसके साथ और अपने प्राचीन शास्त्र और वैष्णव संगीत शास्त्र तथा पदावली साहित्य, वो सब धर्म के साथ जब आया तो महाराजा भाग्यचंद्र ने सब गुरु को इकट्ठा किया, सब पंडितों को इकट्ठा किया और उन लोग को प्रेरणा दी कि तुम लोग ये सब शास्त्रों में से और परंपरागत जो नृत्य चला आ रहा है सालों से, 2000 सालों से, उसमें से प्रेरणा लेकर के नया नर्तन प्रकार, तो वो संकीर्तन एक कम्युनिटी प्रेयर जैसा है, जो पुंचोलम मृदंग के साथ का नर्तन और करताल चोलम माने बड़े करताल मंजीरे के साथ का चलन, वो ये दो प्रकार काफी विकसित रूप से वो नटवाला कहते हैं वो। और रासलीला नृत्य नाटिकाएं हैं, राधा कृष्ण की प्रणय लीला एवं कृष्ण की बाल्य लीला और कृष्ण के विविध माने असुरों को मारा और वो सब, वो उसकी रासलीला, ये इसका आविष्कार किया राजा भाग्यचंद्र के समय। तो ये संकीर्तन और रासलीला, ये दो नर्तन प्रकार काफी विकसित रूप से उस समय हुआ था। और ये दोनों मंदिरों के मंडप में रात भर 6 से 8 घंटा तक, मैंने रात को 8 बजे शुरू होकर प्रातः काल में खत्म होता है। और वहाँ जो भक्तजन है, कृष्ण के भक्त, वो ऑडियंस में रहते हैं, प्रेक्षक गण होते हैं और वो अपने आप को एक बहुत ही भाग्यवान मानते हैं, खुद माने भक्ति रस का अनुभव करते हैं, उच्च आनंद मानते हैं और अपने को कृतज्ञ मैंने अपना जीवन सफल हो गया ऐसा मानते हैं। तो ये रास लीला और संकीर्तन, ये दो अपने मंदिरों में 8 से 10 घंटा तक चलता है। अभी इसके उपरांत धीरे धीरे संकीर्तन तो सब सामाजिक प्रसंग माने मनुष्य माने बालक जन्म लेता है तब से मृत्यु तक के जो अपने संस्कार मानते हैं, अन्नप्राशन है, कर्ण भेद है या उपनयन है या विवाह है, मृत्यु है, श्राद्ध है, संवत्सर है, तो ये सब अवसर पर, अपने सामाजिक अवसर पर संकीर्तन करना आवश्यक है। और उसके उपरांत अन्य ये रासलीला 7 प्रकार की है,
5 रासलीला कृष्ण राधा और गोपियां के साथ, और 2 हैं वो बाल कृष्ण और उसके असुर कुमारा और उसकी क्रीड़ा, बाल्य क्रीड़ा। तो ये 7 प्रकार की रासलीला सारे वर्ष में अलग अलग समय पर होती है। इसके उपरांत अन्य धार्मिक उत्सव जैसे मार्च अप्रैल में होली में अलग अलग चर्म वाद्य के साथ नर्तन होता है, और माने ढोल ढोलक दफर खंजरी, और फिर उसके बाद मई महीना में तो लाई हरोबा होता है। जून महीना में रथ यात्रा होता है जिसमें जगन्नाथ की रथ यात्रा और ताली के साथ का नृत्य होता है, और पुरुष और स्त्रियां वो लोग करते हैं। और अगस्त महीना में झूलन यात्रा होता है, जब भी कृष्णा राधा की मूर्ति झूला पर रख करके सब स्त्रियां गाती भी हैं, वर्णन करती है, और मंजीरा के साथ, छोटी मंजीरा के साथ नर्तन भी करती है। और दुर्गा पूजा में 14 से लेकर काफी 50-60 मृदंग का लोग धुमेल करते हैं दुर्गा की मूर्ति के सामने। और दशहरा के दिन थांगता माने भाला तलवार का नर्तन। तो सारा साल में, पूरे साल में बच्चा एक जन्म लेता है तो यही वातावरण में पलता है, बड़े होते हैं। माने नृत्य और संगीत इतना उन लोग के जीवन में एक रूप हो गया है। आज मणिपुर में इतने सालों से, तो ये वहाँ का अभी आज भी सब चलता है। अभी गत 60-50 साल से जो काम हुआ मंदिर में, जो परंपरागत और शास्त्रीय नर्तन होता था, उसको ये 60 साल दरमियान उसको रंगमंच पर लाने का कार्य ज्यादा करके हम 4 झवेरी बहने और हमारे गुरु विपिन सिंह, हाँ, हम लोग का यही ज्यादा कार्य रहा है कि मंदिर से मंडप में, मंदिर से रंगमंच पर कैसे ये सब नृत्य को लाना। अभी उसमें एक इट वाज ग्रेट चैलेंज के जो डिमांड्स है अपने रंगमंच की, थिएटर की, कि जैसे वहाँ मंदिर में 6-8 घंटा होता है, तो थिएटर में 2 घंटा में लाने का है। मंदिर में कोरियोग्राफी सर्कुलर होती है, माने गोलाकार में होती है, बीच में कृष्ण राधा की मूर्ति और आजू बाजू गोल में गोपियां नृत्य करती है। तो उसको अपने प्रोसीनियम स्टेज पे लाने का एक मैंने सीधा मुंह प्रेक्षक के सामने रहता है, और प्रत्येक एक कृति, नर्तन कृति तो इतना पावरफुल होना पड़ता है कि उसकी जो रचना है, एक उसको कंपोजिट माने एक ही आधा घंटा में या 10 मिनट में वो एक रचना को कितनी शक्ति माने एक अंग चलन के रीत से या ताल, लय, रिदम पैटर्न, अलंकार, तो उसका भी एक कॉम्पोजिशन स्ट्रांग होना पड़ता है। एक छोटे समय में कैसे उसको विविधता लाने का अलग अलग आइटम में, तो एक प्रदर्शन, एक रिप्रेजेंटेशन थिएटर में एक प्रेजेंटेशन वो हिसाब से अलग करना पड़ता है। और ऑडियंस तो वहाँ तो भक्तजन होते हैं, तो वहाँ लंबा चलता है, धीरे चलता है, रिपीट होता है। तो किंतु स्टेज में माने थिएटर उसको तो नहीं होता, क्योंकि ऑडियंस थिएटर में ज्यादा कला पारखू होते हैं और वो कला के द्वारा आनंद लेने का एस्थेटिक एक्सपीरियंस उनको चाहिए। तो वो हिसाब से प्रत्येक कलाकार, प्रत्येक नृत्यकार की एक जवाबदारी रहती है, और मैंने वो सोलो करे, मैंने एकक करे बा ड्यूएट करे बा ग्रुप करे, किंतु एक नृत्य की कक्षा
एकदम ऊंची लानी पड़ती है। तो ये सब जो चैलेंजेस, हाँ, वो देख करके हम 4 बहनें, नैना, रंजना, सुवर्णा और मैं दर्शना, सबसे छोटी, और हमारे गुरुजी गुरु विपिन सिंह के साथ हम लोग ने आज 1950 से आज तक 60 साल से यही काम किया। म्हणजे दर्शनाबेन, तुम्ही हा संपूर्ण सिलेबस प्रॉपर 6 वर्षांचा तयार केला मणिपुरीसाठी? तो ये शिक्षण क्रम के लिए एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग कोर्स किया, और जिसमें गुरुजी ने जितना भी कलेक्ट किया था गुरुओं के पास से, जो भंडार था ताल और रिदम पैटर्न्स का, और वो सब अपने कोर्स में डाला। एक एक ताल का अनेक 4 से लेकर के 68 बीट्स तक के हमारे ताल हैं। तो उसमें से जो नृत्य उस पर करके, मैंने संकीर्तन में ये सब ताल ज्यादा उसका उपयोग होता है, तो उसमें अलग अलग क्रम से एक परेंग मैंने सीरीज ऑफ टोडास करके वो भी डाला, और पारंपरिक रास में होने वाले नर्तन, और गुरुजी ने जो नया कंपोज किया वो भी सिखाने की पद्धति, मैंने प्रथम एलिमेंट्री में पूरा एनालिटिकल, मैंने एक एक शरीर के अंगों का जो चलन है कि बच्चों को शुरू में वो सिखाने का, और जिससे वो सीखने से वो एक शरीर में आत्मसात होने से बाद में नई रचनाएं उन लोग सीख सकते हैं सरलता से। और जो रंगमंच के आइटम्स थे वो भी इसमें कोर्स में थोड़ा डाला। अभी हम लोग ने 1958 में प्रथम 4 बहनें ने मणिपुर में गोविंद जी के मंदिर में प्रथम बार हमारे नृत्य को समर्पण किया, और तब से मैं तो सोचती हूँ, मेरा पर्सनल अनुभव भी है, सोचना भी है कि तब से हम लोग का एक कैरियर नृत्य का, 4 बहनों का एक मणिपुरी नृत्य का प्रचार प्रसार करने का शुरू हुआ। और तब से मैंने प्रथम हम लोग मंदिरों में किया, और फिर सब अलग अलग हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में और फॉरेन में भी 58 से हमारी टूर्स मैंने शुरू हो गई आज तक। आज 60 के ऊपर क्या बात साल हो गए हैं, फिर भी मैंने गोविंद जी की कृपा से, हम तो मानते हैं, बहुत ही श्रद्धा करते हैं गोविंद जी में, तो उसकी वजह से हमारा ये कार्य आगे बढ़ा। और बाद में हमने 3 संस्थाएं की, मुंबई, कलकत्ता और मणिपुर, ये 3 जगह मणिपुरी नर्तनालय नामक संस्था की गुरु विपिन सिंह, झवेरी बहने और कलावती देवी मिलकर हम लोग, जिसमें हम लोग शिष्यों को सब से मैंने उसमें सिखाने का है, संशोधन है, और टूरिंग है, रिसर्च है, पब्लिकेशन है, काफी प्रकार आज तक 18 किताबें हम लोग ने पब्लिश की हैं। और ये जो शिष्य अनेक तैयार हुए हैं, वो लोग खुद परफॉर्मर्स भी हैं, डांसर्स हैं, टीचर्स हैं, और स्कॉलर्स भी हैं, और अपनी अपनी संस्थाएं भी कई शिष्यों ने की है, और हिंदुस्तान में भी नहीं किंतु फॉरेन में भी काफी लोग काम करते रहे। वाह, खरोखरच खूप मोठा 60 वर्षांचा हा प्रवास आहे, आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही आणि तुमच्या बहिणींनी खूप महत्वाचं योगदान दिलेलं आहे। पण पुन्हा एकदा मणिपुरी नृत्याच्या विशेषतेकडे परत जाताना मला आणखी थोडंसं तुम्हाला विचारावंसं वाटते। तुम्ही तालांबद्दल मगाशी म्हणाला की खूप वेगळे ताल संकीर्तनामध्ये वापरले जातात, तर त्या तालांबद्दल आणि संगीताबद्दल आणखी थोडंसं तपशिलामध्ये सांगाल का आम्हाला? अच्छा, ताल के बारे में? हाँ, ताल और संगीत। देखिए, मैंने संकीर्तन और रासलीला, हाँ, ये दोनों में ताल की बहुत ही महत्वता है। और गुरु लोग ने एक अपनी विशिष्ट
ताल पद्धति का आविष्कार किया। मैंने ताल पद्धति है मणिपुर में, क्योंकि वो कैसे पता चला कि गुरुजी जब सब गुरुओं के पास, अनेक गुरुओं के पास से कलेक्ट करते थे, हमने काफी रिकॉर्ड किया। जब भी वो ताल की जो वो लोग का तो क्या होता है, प्राचीन खुद की भाषा में टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। तो जब गुरुजी ने, हम लोग ने वैष्णव शास्त्र का अभ्यास किया, तभी पता चला कि अरे ये तो इसमें, ये शास्त्र में ऐसा रीत से है। जैसा एक उदाहरण देती हूँ कि ताल खत्म करने का, कोई भी ताल कॉम्पोजिशन को खत्म करते हैं उसको आथाबा कहते हैं, जो कभी कभी पहली ताली में खत्म होता है, तो उसको तांकुक दाथाबा गुरु लोग कहते थे। मैंने सम प्रथम ताल देन तकित देन तकित देन देन तक तक तकित देन देन तकित था, तो प्रथम ताली में खत्म हुआ। फिर गुरु ने देखा कि कोई कोई ताल में सेकंड ताली में जुगल सेकंड ताली में खत्म होता है, तो गुरु लोग उसको जुगलदा थाबा कहते थे। तो जब इसमें देखा शास्त्र में, उसको वर्धमान किया, कहा वर्धितमान। मैंने सेकंड ताली मैंने देखे 4 ताल है, 14 मात्रा, 4 ताली, दिन दिन थिंता ता थिन थिंता त्रगता ता थिंता ता थिन थिंता दंता दंता खिता ता ग्र ग्र दिन त्रगता ता तांग तांग। तो ये सेकंड ताली में खत्म हुआ, जुगल दाथाबा गुरु ने बोला, तो वो वर्धमान है। और कोई कोई ताल में, कोई कोई ताल में आखिरी ताली में खत्म होता है, तो वो जैसे 8 मात्रा का 3 ताल अचुबा है, दिन दिन धे ग्र ग्र दिन ता गिना ग्र दिन ता ता खित दिन ता ता खित गिना ग्र ग्र दिन ता ग्र ग्र दिन ता थर्ड ताली में, लास्ट ताली में खत्म हुआ। इसको हीयमान, शास्त्र में हीयमान कहते हैं। और गुरु लोग उसको तान्मयदा थाबा, मैंने आखिरी ताली में खत्म करना है। मैंने ये एक उदाहरण देती हूँ। ऐसे कई रचनाएं, इसमें से हम लोग को शास्त्र में उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो ये कोरिलेशन, ये काम हम लोग का बहुत रहा संशोधन का, ये ऐसे रीत से सब कोरिलेट करके शास्त्रों में से आए। तो ताल की पद्धति में आज 10 प्राण है, ताल के 10 प्राण है, तो प्रत्येक प्राण 10 प्राण, तो प्रत्येक प्राण मणिपुर में कैसे रीत से होते हैं, वो सब अंग प्राण है, जाति प्राण है। जाति प्राण तो बहुत लंबा हो जाएगा। जाति प्राण तो आप लोग अन्य स्टाइल में, भरतनाट्यम में, कर्नाटक सिस्टम में 5 जाति होते हैं, हम लोग में 8 जाति है, 8 जाति है हम लोग में। मैंने एकाकी, पक्षी, त्यश्र, चतुरश्र, खंडा, ऋतु, मिश्रा और संकीर्ण, तो ये 8 जाति हुई। हाँ, इनको हम लोग में एक सिस्टम है कि अनिबद्ध और निबद्ध, जो बेसिक गान के 2 प्रकार है। अनिबद्ध माने विदाउट ताल और निबद्ध माने विथ ताल। तो अनिबद्ध मणिपुर में हमारे वहाँ मृदंग राग कहते हैं, जो एज ए प्रोलॉग, कोई भी संकीर्तन में या रासलीला में कोई भी परफॉर्मेंस शुरू होता है तो प्रथम मृदंग राग बजाना पड़ता है। अच्छा, अब उसमें मानते हैं कि मृदंग राग से वो मूर्ति का सर्जन होता है, और मृदंग राग के बाद जो संचार आता है, नियम से आना ही पड़ता है। तो संचार माने प्राण संचार, मूर्ति में प्राण संचार करते हैं। तो ये वहाँ प्रथा है। तो अनेक मृदंग राग है, और उसमें कई राग विदाउट ताल है, विथ ताल भी है, बट विदाउट ताल माने अनिबद्ध है। जैसा भांगा है, तगीन
त्रगता तां तते kita taging ginan yang kita nyata tang त्रगता तां tate kita taging ginan yang kita nyata tang tate kita taging ginan yang kita nyata tang gira-gira dindhe gira-ging ding gira-gira dindhe gira-ging ding gira-gira dindhe gira-ging ding gira-ging ding gira-ging ding 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 gira-ging ding gira-ging ding gira-ging। तो ये है ना, इसमें छंद है एक प्रकार का कि आज 14 ड्रमर्स मृदंग वाले 14 से 50 ड्रमर्स जब बजाते हैं तो इसमें एक रिदम सबके शरीर में होता ही है, माने आगे पीछे नहीं, एक ही आवाज आएगा, एक ही साउंड आएगा, माने इतना ये भांगा है। ऐसे कई है ऐसे रचनाएं। तो एक सिस्टम में बोलती हूँ, लंबा तो ये खासियत है। हाँ, ब्रॉड तौर पे आपने एक सिस्टम ताल की समझाने की कोशिश की, लेकिन आप जब मृदंग बोलते हो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, तर ये मृदंग जो है वो भरतनाट्यम वाला मृदंग तो नहीं है, आई एम श्योर। तो इस मृदंग का पुंग 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 बोलते हैं, पुंग माने टाइम कीपर। हाँ, ओके, वो ग्रुप वुडन होता है। हाँ, वुडन उसका आवाज भी अलग होता है, उसका बहुत ही डेवलप्ड है। और वो भी वो हम लोग जानते हैं क्योंकि हमारे गुरुजी बहुत पर्टिकुलर थे कि मृदंग जानना ही चाहिए, लड़के हो लड़की हो, कोई भी शिष्य है मणिपुरी डांस की शिष्य, हाँ वो लोग को मृदंग बोल तो आना ही चाहिए मगर मृदंग बजाना भी आना चाहिए, जिससे डांसर को एक डेप्थ एंड अंडरस्टैंडिंग आता है। तो डांस करने में वो छंद का एक समझ आती है। तो हाँ, तो इसलिए हम लोग सब वो सीखते हैं, सिखाते हैं मृदंग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही डेवलप्ड है, क्योंकि हमारे ताल, मैंने वो कहा नहीं कि हमारे 4 से लेकर 68 तक मात्रा के ताल है, और वो तालों को शुद्ध, शालग और संकीर्ण ऐसे शास्त्रों में लिखा है, मिला है और है। शुद्ध है माने प्योर ताल, शालग में बेसिक ठेका में परिंग में 2 ताल का मिश्रण होता है, और संकीर्ण में 2 से ज्यादा तालों का मिश्रण होता है। तो ये माने अलग सिस्टम पूरा है हम लोग का। हाँ, मतलब जैसे आप समझा रहे हो तो मैं समझ रही हूँ कि एक बहुत ही आप जैसे बता रहे हो तो समझ में आ रहा है कि ये बहुत डिटेल्ड एक सिस्टम है ताल का, इसके लिए शायद एक अलग लेक्चर रखना पड़े हमें, इतनी बड़ी सिस्टम है ये। तो उसके बारे में हम जरूर, उसके बारे में भी हम जरूर अलग से आपसे बात करना चाहेंगे। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ के मैं म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट्स जो है, उन इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, म्यूजिक और लिटरेचर। अभी मैं सोचती थी इसमें दूसरे क्लासिकल एलिमेंट्स अभी बोल दूं, मैंने ये ताल हुआ, ताल के साथ प्रबंध आता है। प्रबंध वो म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है, उसमें उसमें जब ये 6 एलिमेंट्स होते हैं, पद, पाठ, स्वर, दिनक, विरुदा और ताल। तो ताल के साथ दूसरे 5 में से कोई भी एक जुड़ेगा, या अकेला ताल होने से भी ताल प्रबंध होते हैं, लेकिन कोई भी दूसरा एलिमेंट जुड़ेगा ताल के साथ तो वो प्रबंध होते हैं। तो उस पर भी अनेक सब वैरायटी ऑफ आइटम्स भी सब होते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन से, तो वो भी एक सिस्टम है। और फिर
इसमें ये मैं अभी वो हिसाब से बोलती हूँ कि मणिपुरी नृत्य में जो रेपर्टोयर कहते हैं, मैंने क्या क्या आता है, तो ये सब ताल प्रबंध आया नृत्य में, फिर नृत्य में अभिनय आता है। तो अभिनय में ज्यादा श्रृंगार रस और नायिका भेद, उसका महत्व है क्योंकि भक्ति रस है ना मणिपुर में। हाँ, हम लोग में सब लोग गौड़ीय वैष्णव धर्म में मूल भक्ति रस है, और भक्ति रस में तो 12 आते हैं ना, 5 मुख्य है और 7 गौण है, तो अपने सब 9 रस आ जाते हैं, मगर मधुर रस वो मुख्य है, श्रृंगार। बिल्कुल, श्रृंगार में सब आ जाते हैं, सब रस आ जाते हैं, तो 7 और 5 ऐसा है। तो वो ये, और मणिपुर में श्रृंगार के 64 भेद हैं और नायिका के 64 भेद है, तो वो शास्त्रों में सब है अपना। और मणिपुर में भी जाते हैं संकीर्तन में 64 रस करके, हाँ उसका संकीर्तन में होता है। और नायिका है वो बाशक, मैंने संकीर्तन में भी होता है बाशक फंगनबा, और नेतर स्त्रियां 2 ग्रुप होती है, वो अभिनय करती है, गाती हैं, और सब नायिका भेद कंपटीशन के जैसा। बाशक फंगनबा मैंने कॉम्पीट करना, कंपटीशन। बाशक मैंने नायिका का मुख्य, नायिका बाशक, उस पर से सबका उद्भव हुआ, दूसरे नायिका भी ऐसा मानते हैं, इसलिए नाम बाशक देते हैं, बाशक फंगनबा या बाशक। तो ये अपने सब रेपर्टोयर में आता है। और मणिपुरी स्टाइल, आज मणिपुरी नृत्य शैली, उसकी विशिष्टता, मैंने मणिपुरी जो लिरिकल है, ग्रेसफुल है, प्रत्येक शरीर के प्रत्येक भाग को समान महत्व देते हैं। मैंने खास करके सब मूवमेंट्स राउंडेड होती है, मैंने गोलाकार में, और कंटिन्यूअस होती है, एक के साथ दूसरी मिलती है, अनुस्यूत होती है, और हमेशा ज्यादा फिगर ऑफ 8, ये एक टॉर्सो के साथ शीर्षा एंड मैंने हंगरीवा, उसका डोलन होता है, जैसे अपने राइस फील्ड्स होते हैं ना, बैम्बू ट्रीज, बांस के वृक्ष वही दिखते हैं मणिपुर में। तो उसकी मैंने उसके हिसाब से होता है, फिगर ऑफ 8 सब में होता है। आज हमारे अर्थ में भी ये सब गोलाकार होता है, या ये ज्यादा होता है 8, ये अच्छा, उसमें भी क्या बात है। और मूवमेंट, और पैर और नी, अपने घुटन, वो साथ में होता है, और ज्यादा वर्टिकल मूवमेंट्स होती है, ऊपर नीचे, इपोम कहते हैं, इपोम माने तो ढेर है, अपना वेव्स, वेव्स ऑफ द सी, उसको इपोम कहते हैं। तो नृत्य में वो जब लास्य में खास करके लास्य और तांडव, ये 2 मुख्य विभाग है मणिपुर में। तो मणिपुरी में लास्य बहुत ही, उसमें कंट्रोल चाहिए, पॉइस चाहिए, एक रिस्ट्रेंट चाहिए, मूवमेंट्स आर सबड्यूड, माने एक संयम से करना पड़ता है। तो जितना स्लो होता है उतना मुश्किल है लास्य में। वो है कृष्ण तांडव, तो ज्यादा फ्री मूवमेंट्स होती हैं, फिर उसमें ज्यादा कूदना है, बैठना है। और फिर कृष्ण तांडव और चोलम तांडव वो मृदंग के साथ, उनके साथ जब वो लोग करते हैं, तो उसमें पैर और घुटने खुले होते हैं थोड़े, और उसका खास बहुत ही सिस्टमेटिक है, उसके थोंगथोंग बोलते हैं, माने 3 प्रकार के खड़े रहने का नियम है। पहला कैसे खड़ा रहना, सब नियम से होता है। उसका ट्रेनिंग, उसकी शिक्षा, गुरुकुल सिस्टम है मणिपुर में, जो मृदंग बजाने का और मृदंग के साथ नर्तन करने का, वो बहुत ही सालों की बचपन से ट्रेनिंग होती है, उसका शिक्षण होता है गुरुकुल सिस्टम में। तो वो काफी डेवलप्ड है, और
प्रत्येक शरीर का भाग का नियम, पूरा नियम है, उसके नाम है, इतना सिस्टमेटिक है। बोले कि तो ये मणिपुरी का खासियत बताना था, हाँ, की विशिष्टता। आणि त्याचबरोबर दर्शनाबेन तांडव आणि लास्य दोन्ही अंगाने मला वाटतं, म्हणजे पुरुषाच्या प्रकृतीने आणि स्त्री प्रकृतीने असं दोन्ही पद्धतीने मणिपुरी केला जातो आणि त्याच्या ज्या मुवमेंट्स आहेत त्या वेगवेगळ्या आहेत दोन्हीच्या, आणि त्याचबरोबर त्याची जी रचना असते ती सुद्धा वेगळी असते, तर त्याबद्दल थोडंसं आम्हाला सांगाल? मैंने देखिए नृत्य में कृष्ण तांडव, हाँ कृष्ण तांडव और राधा का, तो ऐसा तो ये पूरा मणिपुरी का जो रासलीला में कृष्णा की का पात्र है, तो उस पर से जो नृत्य शैली हुई है तो वो बाल कृष्णा और श्रृंगार प्रधान कृष्ण, तो कृष्ण का तांडव श्रृंगार प्रधान है। हाँ, तो इसलिए वो उसकी मूवमेंट्स, उसकी जो अंग चलन है वो हिसाब से है। तो जो राधा माने लास्य में जो रिस्ट्रिक्शन है, जो संयम है, जो उसका नियम है, वो भी कृष्ण के उसमें तो रहता ही है कृष्ण तांडव में, किंतु कृष्ण तांडव में ज्यादा कूदना और बैठना होता है, तो उसमें इतना तफावत सेम स्टाइल में हम लोग कृष्णा और राधा साथ में करते हैं, सेम कॉम्पोजिशन में, किंतु वो सेम स्टेप्स में कृष्ण कूदता है, बैठता है और राधा अपना लास्य का प्रकार करती। मगर पुंचोलम है, पुंचोलम तो अलग ही उसका प्रकार है जो संकीर्तन में होता है। पुंग के साथ का चलन और करताल के साथ का चलन, तो पुंग के साथ का चलन जो संकीर्तन में होता है वो काफी उनके साथ का जो चलन संकीर्तन होता है वो काफी, उसमें एक्रोबैटिक्स भी आता है काफी, और मूवमेंट्स जो होती है तो उसमें घुटन माने घुटने और नीचे का पैर खुला रहता है, तो उसका स्टाइल और वो अलग है। करताल चलो में जो करताल के साथ करते हैं उसका जो उसकी जो अंग चलन है वो काफी मैजेस्टिक, काफी हैवी मूवमेंट्स है, माने धीन 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 ता धीन, मगर इतना सुंदर उसका जो इफेक्ट है, उसकी जो असर है वो करताल चलम, और जब 10 से 15 करताल लेकर के कीर्तन में नर्तन करते तो उसका एक असर अलग होता है। और मैंने संकीर्तन में 10 से 15 गाने वाले होते हैं और करताल करने वाले होते हैं, और 2 पुंग चलम होते हैं। तो ये तो वहाँ का जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स है वो है, किंतु गुरुजी ने, हमारे गुरुजी ने, गुरु विपिन सिंह ने चोलम, ये पुंग चोलम, करताल चोलम, ये जो पुरुष का प्रकार है उसमें से प्रेरणा लेकर के कृष्ण तांडव को काफी रिच किया, मैंने समृद्ध किया, वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स लाए और सुंदर रीत से, मैंने ये है मैंने गोल के हिसाब से मूवमेंट्स और उसका भारीपन, उसकी सुंदरता, वो गुरुजी ने कृष्ण तांडव में ही मैंने क्रिएट किया, उसकी रचना की। और जहाँ जैसे जब गुरुजी ने शास्त्रों में, वैष्णव शास्त्र में 12 कृष्ण के वेश, 12 वेश, हाँ गुरुजी ने उसमें ऐसे प्रेरणा लेकर के 12 वेश है कृष्ण जो राधा को मिलने जाते हैं, तभी 12 वेश है, नापितानी वेश, बाजीकर वेश, ऐसा अलग अलग मोहिनी वेश। तो गुरुजी ने बाजीकर वेश सिलेक्ट किया, माने कृष्णा बाजीकर माने एक्रोबैट एरियालिस्ट का वेश लेकर के राधा के पास जाते हैं। तभी गुरुजी ने सोचा
कि ये कैसे दिखाऊं। तो पुंगचलम में जो अलग अलग भ्रमरियां हैं, हम लोग लोंगुल कहते हैं, खमलई बैठ कर होता है, खमलई है, बगलई है, एक पैर से खोमना मगी लईबा मैंने एक पैर से घूमते हैं, ये सब एक्रोबैटिक मूवमेंट्स गुरुजी ने उनके साथ जो संकीर्तन में करते हैं वो कृष्ण के तांडव में उन्होंने लाया। कभी ये इसकी जरूरत पड़ी, ये कृष्ण बाजीगर वेश कैसा दिखाऊं ऐसा, तभी ये इसमें ऐड किया। तो इस तरह से गुरुजी ने पुंगचलम और करताल चलम का उपयोग कृष्ण तांडव में किया। मगर वो भी गुरुजी ने प्रेरणा कहाँ से लिया? गुरुजी के जो खुद के गुरु थे, अनेक गुरु थे, मगर गुरु अमुदन शर्मा उनका घराना गुरुजी करते हैं, मानते हैं, क्योंकि वो गुरु अमुदन शर्मा मंदिर गोविंद जी मंदिर के बड़े राजकारी थे और वो प्रथम उनके जीवन में नटपाला माने संकीर्तन के गुरु थे। बाद में वो रास के गुरु हुए। तो उनको वो नटपाला का सब ताल का ज्ञान, सब मूवमेंट्स का ज्ञान था। तो रासलीला में लाने के लिए उन्होंने संकीर्तन में से ताल, बोल, रिदम पैटर्न्स और मूवमेंट्स उसमें से लेकर के रास में डाला था। तो गुरु जी को इसमें से प्रेरणा मिली कि आज गुरु अमुदन शर्मा ने जो किया, तो इसलिए उन्होंने भी पूरा कृष्ण तांडव को ऐसे प्रेरणा लेकर के रिच किया, ज्यादा समृद्ध किया। तो इसलिए हम लोग को ये बहुत मैंने भाग्यवान मानती हूँ मैं कि हम लोग के गुरु जी के स्टूडेंट्स, हम लोग एक कोर्स में भी इतना हम लोग को समृद्ध सब मिला, वहाँ का परंपरा का ज्ञान और गुरु जी की जो क्रिएटिविटी। तो आज सच्ची आनंद होता है कि सेम अपने आचार्य गुरु पार्वती कुमार जी ने किया। तो मैंने इसलिए बहुत ही समानता है उनके साथ और हमारे गुरु जी, और दोनों को बहुत ही मेल भी था, मिलते थे, उनको अच्छा लगता था शास्त्र का और अपनी क्रिएटिविटी। तो पूरा हम लोग का काम इसलिए ये शास्त्र में रह करके नया उसका ऐसा सृजनात्मक कार्य किया। इसलिए हम लोग के जो 2 घंटा के कार्यक्रम में हम लोग हमेशा ये अलग अलग जो क्लासिकल एलिमेंट्स है, ऑफ कोर्स शुरू में मंगलाचरण करते हैं, फिर बाद में रासलीला छोटी करते हैं, उसका भी आधा घंटा की, फिर एक एक शास्त्रीय तत्व पर रचनाएं, ताल है, प्रबंध है, ये अभिनय है, या तो वैष्णव लिटरेचर साहित्य से कृष्ण राधा की कहानी लेकर छोटी नृत्य नाटिका भी करते हैं। और फिर फेस्टिवल्स, आज हम लोग के जो अलग अलग उत्सव हैं वो भी कुबा की शैली माने रथ यात्रा में ताली के साथ करते हैं। तो वो भी पूरा चौलम का है, चौलम स्टाइल है, वो भी करते हैं। तो मंदिरा के साथ खाना मैंने फेस्टिवल है। तो हम लोग के 2 घंटा के कार्यक्रम में हम लोग सब वैरायटी लाते हैं, एक एक आइटम मैंने एक क्लासिकल प्रोग्राम कैसा हो सके। बाकी ऐसे मणिपुर के ग्रुप्स आते हैं, वो लोग अपना पूरा कल्चर दिखाने का प्रयास करते हैं, इसलिए रासलीला होती है। मगर फिर दूसरे लाई हरोबा है या तलवार भाला का नर्तन है, या तो कभी कभी ट्राइबल वहाँ के नागा डांस वो भी डालते हैं। एक पूरा वो लोग का मणिपुर का जो कल्चर है उसका वो लोग प्रदर्शन करते हैं। मगर हम लोग डांस और ये जो में रह करके हमारे कार्य
58 से आज तक वही करते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है दर्शना बहन, बहुत ही बड़ी जर्नी है ये। और हमें इतनी आसानी से ये सारी चीजें पता चलना बहुत मुश्किल हो जाता। आप बता रही है, इसलिए कितनी मतलब पिछले 60 सालों की डेवलपमेंट जो है वो हमें समझ आ रही है कम से कम, क्योंकि जो प्राचीन भारत से ये डेवलपमेंट होती है उसे समझना तो बहुत मुश्किल है। वो एक बहुत बड़ी रिसर्च का विषय हो जाएगा। पण आज तुम्ही जे आम्हाला सांगता त्यातनं खूप जास्त माहिती मिळते आणि असं लक्षात येतं की आणखी खूप अभ्यास करायला हवा याबद्दल। आणखीन एक अत्यंत साधाच प्रश्न, मणिपुरी नृत्यातले कॉस्ट्युम सुद्धा खूपच वेगळ्या पद्धतीचे असतात आणि अत्यंत सुंदर असतात, तर त्याबद्दल काही विशेषता आहे का? म्हणजे पुरुष असेल तर त्याचा काही वेगळा कॉस्ट्युम, स्त्री रासलीलेत वेगळा कॉस्ट्युम, असं काही असतं का? ठीक है। मणिपुरी नृत्य तो उसकी वेशभूषा से ही पहचानी जाती है ज्यादा करके। मैंने जो पोलोई कहते हैं उसका जो पूरा जो कॉस्ट्यूम एक कड़क घाघरा है, ठीक है, उसके ऊपर सब सिल्वर सीक्वेंसेस है, जरी है, सिल्वर जरी है और सब एम्ब्रॉयडर्ड होता है और खूब सुंदर कड़क नीचे का है। राधा हरा पहनती है, गोपियां लाल पहनती है घाघरा, और उसके ऊपर जो 5 से 10 मीटर का जो सिल्वर जरी रजत सिल्वर जरी का लाइन वाला कपड़ा, उसका पूरा 10 मीटर वाला पोशवाल कहते हैं उसको, वो आधा स्कर्ट, नीचे बड़ा स्कर्ट होता है, उसके ऊपर आधा स्कर्ट होता है और उसके ऊपर माथा में कोकतुम भी है, माथा पर, उसके ऊपर माइकुम है, वेल है, और फिर वो ये खावन कहते हैं, माने साइड का पट्टा होता है, माने एक पट्टी होती है और उसके चतुष्कोण आकार बड़ा नीचे लटकता है कमर के नीचे, और सामने की खाना पर खानवाई होता है, वो फ्रंट बेल्ट होता है, उससे ढकते हैं। मगर उसके ऊपर सब हाथ का काम इतना सुंदर, अपना आईना होता है, उसके ऊपर मैंने सब जरी का और चमकी होती है, बीड्स होते हैं, तो बहुत ही रिच और मैंने चमकता मैंने सुंदर कॉस्ट्यूम है। ऐसा मानते हैं मणिपुर के लोग भी कि महाराजा भाग्यचंद्र ने स्वप्न में कृष्ण ने उनको ये दिखा, उनको देखने मिला, he gave vision of this costume in his dream। तो वो हिसाब से उसने वो तैयार करके 1769 में प्रथम रासलीला किया भाग्यचंद्र ने मणिपुर में, तभी ये कॉस्ट्यूम ने आविष्कार किया। और तो उस समय इतना कड़क नहीं था, इतने 200-300 साल में ये कॉस्ट्यूम मेकर उसको ज्यादा से ज्यादा मैंने सूक्ष्म एम्ब्रॉयडरी और ज्यादा सुंदर और ज्यादा कड़क करने लगे। उस समय तो नरम था, घाघरा के जैसा था उस समय शुरू में जब ये मगर धीरे धीरे अभी तो इतना कड़क हो गया है, मैंने बहुत ही मुश्किल होता है डांस करने में, मैंने करने वाले को भी मुश्किल है, देखने वालों को भी इतना वैरायटी, पैर की मूवमेंट्स इतनी नहीं दिखती है। तो ये राधा का कॉस्ट्यूम बहुत ही सुंदर है। इवन कृष्ण का भी, कृष्ण का मुकुट है, बहुत ही सुंदर है, उसकी जो काली टोपी होती है माइकुम, और फिर ऊपर वो चूड़ा होता है, उसके ऊपर जात जात का होता है बहुत, और ये कजेंगलई होती है, वो पित्तल की, वो लाल वेलवेट का रिंग के ऊपर होता है, और सब पित्तल की ऐसी लंबी लंबी वो पट्टियां होती है, और वो खावन है 2 पट्टा, वो ऐसा क्रॉस आता है दोनों खभा से, और नीचे कमर के नीचे वो चतुष्कोण लंबा लटकता है, और ऊपर फ्रंट बेल्ट आता है, और पीछे हिप्स के ऊपर धरा, वो भी ऐसा सुंदर, मैंने ऐसा छोटा छोटा मनका होता है, बीड होती है, उसके ऊपर कपड़ा, रंगीन कपड़ा से करके, और जरी का कुमता जैसा, तो और नीचे धोती पीला होता है,
कृष्ण का। कृष्ण का पीला होता है और बलराम का ब्लू होता है, और अन्य गोपाल होते हैं, कावहर्ड बॉयज, उनका सबका पीला होता है। और हाँ, और एक एक सखा का, सुबल का, और उसका अलग अलग होता है दो-तीन। तो बहुत ही सुंदर लगता है जब ये 50-100 बच्चे कृष्ण के कॉस्ट्यूम में गोष्ठ लीला में जब ये करते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। इवन रासलीला में जब ये 50 से 100 गोपियां रात को ये लाइट में जब नृत्य करती हैं ये कॉस्ट्यूम में राधा और गोपियों का, तो एक रियली दैवी वातावरण खड़ा हो जाता है। इट्स हेवनली एटमॉस्फियर इट क्रिएट्स। तो एक रासलीला में वो भावना, जो तो भक्ति की भावना कृष्ण प्रति, वो लोग की जो भक्ति है बहुत ही है भक्ति। मैंने रोते हैं जब भी संकीर्तन में संकीर्तन या रासलीला में जब ये भावुक बैठते हैं मंडप में होता है संकीर्तन, ऑडियंस बाहर आजू बाजू बैठते हैं, तो जब भी राधा कृष्ण का गाते हैं डांस करने के समय, तो इतना ये लोग भावुक हो जाते हैं भाव से, मैंने दैट डिवोशनल फर्वर, कि वो लोग ऑडियंस से उठ करके मंडप में आते हैं और प्रोस्ट्रेट माने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, होते हैं, और एक अपना वस्त्र या तो पैसा का पैसा देते हैं, मगर मैंने एक इन एप्रिसिएशन कि भी इतना ग्रेटिट्यूड, दे शो देयर ग्रेटिट्यूड कि आर्टिस्टों ने, कलाकार ने वो लोग को एक भक्ति का एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस और नृत्य का भी वो अनुभव दिया करके प्रेक्षक ऐसा अप्रिशिएट करते हैं कलाकारों को। इट्स वंडरफुल टू स्पेंड। कभी बैठते हैं हम लोग ऑडियंस में, तो ये वातावरण, ये दृश्य देख करके इतना भावुक हो जाते हैं। इट्स भक्ति भाव, यही सच्चा अनुभव है, एक हम लोग एस्थेटिक एक्सपीरियंस कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रसानुभव वो वहाँ मिळता है। आपने इतनी ये पूरी जर्नी बताई, एवढा सुंदर प्रवास तुम्ही गेल्या 60 वर्षांचा तुमचा सांगितला। महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये मणिपुरीचा प्रचार आणि प्रसार करण्यामध्ये तर अत्यंत महत्वाचं योगदान तुम्ही दिलेलं आहे। तर आत्ताची जी पिढी आहे नवीन मणिपुरी शिकणारी, कारण महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही ओळख करून दिली मणिपुरीची, तर आत्ताची महाराष्ट्रातली म्हणा किंवा देशभरातली म्हणा जी मणिपुरीची नवीन पिढी आहे त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? लोग तो आज 60 साल से 40 से मुंबई में ही करते आए हैं बचपन से। प्रथम कितनी नृत्य नाटिकाएं की और काफी कार्यक्रम किया। तो आज हम सोचते हैं यहाँ भी तो शिष्या है, मगर पता नहीं ज्यादा करके मणिपुरी का मैंने स्टूडेंट्स प्रचार मैंने पता नहीं, उसका जो ग्रेसफुलनेस है, उसकी जो स्टाइल है, उसकी जो डिवोशनल कैरेक्टर है, वो ज्यादा ईस्टर्न मैंने बंगाल, आसाम, मणिपुर वहाँ ज्यादा वहाँ की लड़कियों को ज्यादा आकर्षित होता है। तो इसलिए हमारी 3 संस्था है, मुंबई, कलकत्ता और मणिपुर, तो सब जगह से हमको काफी प्रोत्साहन मिला है। वहाँ शायद मुंबई में भी ज्यादातर पूर्वी जो राज्य है वहां से जो लोग आए हुए हैं वो अभी ज्यादा सीख रहे हैं मणिपुरी फिलहाल। तो वो लोग मैंने है काफी सीखते हैं, यंग जनरेशन करते हैं, मगर ज्यादा करके वहाँ हमारे कलकत्ता की संस्था में या मणिपुर की संस्था में वहाँ ज्यादा उत्साह प्रोत्साहन रहता है।
मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज ये जो संवाद आपके साथ मैं कर रही हूँ, जितने भी महाराष्ट्रियन लोग ये देख रहे होंगे और जो नृत्य के प्रति बहुत प्यार रखते हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, मुझे आई एम व्हेरी कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण खात्री आहे की नक्कीच अनेकांना मणिपुरी नृत्य शिकावंसं वाटेल. कारण महाराष्ट्रामध्ये या सगळ्याच कला आता अत्यंत छान त्यांचा प्रचार आणि प्रसार व्हायला लागलेला आहे आणि सर्वांना नृत्य शिकण्याची प्रचंड ओढ सुद्धा आहे. त्यामुळे सगळ्याच नृत्य प्रकारांकडे आणखीन आणखी विद्यार्थी या सिरीज नंतर वळतील याची आम्हाला नक्की खात्री वाटते. शास्त्रीय परंपरागत नृत्यकार हूँ मणिपुरी की, इसलिए हमारे विचार शायद पुराने लगते होंगे, ट्रेडिशनल लगते होंगे, किंतु हमारा मानना है कि आज की जो पीढ़ी है वो लोग जरूर नया सर्जन करते ही है, किंतु हम दृढ़ता से मानते हैं कि अपनी परंपरा में आज सैकड़ों से गुरुओं ने कितना अपनी सृजन शक्ति से अपना जीवन सब दे दिया एक एक शैली में, गुरुओं ने मणिपुर में भी, तो अपनी सर्जन शक्ति से उन्होंने कितना भंडार समृद्ध किया, नृत्य, ताल, बोल, अंगचलन, तो उसमें ही रहकर, वो परंपरा में रहकर अपने नया सर्जनात्मक कार्य करें, वही मैं आशा रखती हूँ और चाहती हूँ. ऐसे तो आजकल युवा पीढ़ी, आजकल के शिष्य हैं, वो लोग नए नए प्रोडक्शंस करते हैं, नई आइटमें करते हैं, तो वो लोग भी मणिपुरी में ही रह कर करते हैं. मगर मणिपुर के जो अलग अलग प्रकार है, संकीर्तन है, रास है और लाई हरोबा है या थांगटा है, मार्शल आर्ट्स है, इसकी प्रेरणा लेकर के नई नई कथा वस्तु, मैंने हम लोग तो ज्यादा कृष्ण राधा का ही करते आए हैं, मणिपुर में तो वही परंपरा है, कृष्ण राधा का ही है, किंतु आजकल की युवा कलाकार वो लोग अन्य थीम मैंने कथा वस्तु भी लेते हैं, दूसरे श्री पार्वती का या कुछ भी अलग अलग स्टोरीज, माइथोलॉजिकल स्टोरीज में से भी करते हैं, या तो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स भी लेकर के नए प्रोडक्शंस करते मैं समझती हूँ. मगर मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपनी परंपरागत जो शैली है उसमें रह करके सृजनात्मक कार्य करके उसको ही ज्यादा विस्तृत करे, उसका एक होराइजन जो क्लासिकल डांस का जो क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाए, वही मैं चाहती हूँ. और ऑफकोर्स हमारे गुरुजी गुरु विपिन सिंह ने पूरा जीवन जो काम किया हमारे साथ, 50 साल में उनके साथ काम किया मैंने, और जो संशोधन किया या जो सृजनात्मक कार्य किया, तो वही आज इतना होने से वो लंबा टिकेगा या वो समृद्ध होगा, उसमें से ही सच्चा आनंद मिल सकेगा, ऐसा हम मानते हैं. हे संपूर्ण मणिपुरीचा जो इतिहास आहे खरं तर, किंवा त्याचा उगम आहे, तो सुद्धा सामावून घेणं अतिशय कठीण आहे. पण तुम्ही अत्यंत आम्हाला सहजगत्या इतिहास, उगम, त्यानंतर कशा पद्धतीने मंदिरातनं हळूहळू तो लोकांसमोर नृत्य प्रकार आला, त्याच्यामध्ये तालाच्या किती वेगवेगळ्या पद्धतीच्या व्हरायटीज आहेत. जातीच्या भरतनाट्यममध्ये 5 असतात, त्या तुमच्याकडे 8 जाती आहेत. त्यानंतर विविध आवर्तनांमध्ये कशी सम येते हे तुम्ही आम्हाला दाखवलं. त्या व्यतिरिक्त विविध पद्धतीचा रेपेटवा काय आहे मणिपुरीचा हे सुद्धा आपण पाहिलं, कशा पद्धतीने त्याचा प्रसार झाला, कॉस्ट्युम्स कसे आहेत. हा एक सुंदर, मी असं म्हणेन की एक संक्षेपातलं एक सुंदर असा आम्हाला चित्र तुम्ही उभं केलं. आणि हे खूप अवघड आहे, ह्यातनं आम्हाला फक्त एवढंच कळतंय की आणखी तुमच्याकडनं खूप काही शिकण्यासारखं आहे, माहिती घेण्यासारखं आहे. तर नक्कीच पुन्हा एकदा मला खात्री आहे की आम्हाला संधी मिळेल तुमच्याशी संवाद साधायची. पण आज हा जो सुंदर प्रवास तुम्ही आम्हाला सांगितला, तुम्ही घडून दाखवलात, तो खूपच सुंदर होता. त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.
धन्यवाद। मैम अगर